हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल में जिसका नाम है जेआर कॉलेज। सही है। आप लोगों को पता है कि हमने इस चैनल पे एक न्यू बैच शुरू किया है हमारे 12th और 11th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। सही है, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं बायोलॉजी। ये लेक्चर 12th स्टैंडर्ड के लिए है, जिसमें हम लोग ने हमारा स्टार्ट कर दिया था लेसन नंबर 4, जिसका नाम क्या है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जहां पे हम लोग उस मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज डीएनए। सही है। तो इस लेक्चर में हम लोग ने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ रखी है। जैसे ये लेक्चर नंबर 6 है, तो इसके मतलब इसके ऑलरेडी 5 लेक्चर हमारे चैनल पे आ चुके हैं। तो अगर आपने कोई भी लेक्चर कोई भी मिस कर दिया होगा गलती से, तो जरूर से जाके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है। तो आज इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखो आज हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस को खत्म करेंगे। जो हम लोग ने पिछले 2 लेक्चर से शुरू किया है ना, प्रोटीन सिंथेसिस वाली जर्नी, उसे हम लोग आज खत्म कर देंगे इस वाले लेक्चर के अंदर। सही है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि हमारा अगर अभी आप लोग ने जेआर ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर से डाउनलोड कर लेना। सही है। कोई भी आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, कोई भी आप लोगों को प्रैक्टिस पेपर चाहिए, तो वो आप लोग कहां मिलेगा, इस जेआर ट्यूटोरियल्स के एप्लीकेशन पे मिलेगा। तो इसे जरूर से डाउनलोड कर लेना। सही है। अगर आपको कोई डाउट होता है इस पूरे सेशन के थ्रू, टेक्स्ट बुक पढ़ते हुए कोई भी डाउट होता है, तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। सही है, चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो सबसे पहले मैंने आप लोग को ये ओवरव्यू बताया हुआ था हमारे लेसन का, कि इस लेसन को हम लोग किस तरीके से खत्म करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्या था, दैट इज यह सबसे पहला अपना क्या था, दैट इज सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। सही है। सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल में हम लोग ने उस मॉलिक्यूल को ढूंढा था जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, दैट इज डीएनए। फिर हम लोग नेक्स्ट पहुंचे थे डीएनए पैकेजिंग के ऊपर, और नेक्स्ट हम लोग गए थे डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर। सही है। हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ था हमारा थर्ड टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। सही है। और आज हम लोग इसमें ट्रांसलेशन पढ़ने वाले हैं मेनली। तो चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। देखो प्रोटीन सिंथेसिस का एक्चुअल मतलब क्या होता है ये आप लोग को ऑलरेडी पता है, ठीक है। जिसको नहीं पता उसको बता देता हूं। प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, देखो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जो हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे पापा से हमारे मम्मी से कुछ कैरेक्टर्स हमारे बॉडी में आए हैं, ये एक्चुअली में ये कैरेक्टर्स दिखते कैसे हैं, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स दिखते बच्चों प्रोटीन की वजह से। मतलब आपके बॉडी में जिस प्रकार का प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है, जिस प्रकार का प्रोटीन बन रहा है, वैसे कैरेक्टर आपके बॉडी के अंदर अपीयर होंगे। अब ये प्रोटीन बनता कैसे है, सवाल ये है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इस प्रोटीन को बनाने की जो जानकारी, जो इंफॉर्मेशन है, वो किसके पास रहती है, डीएनए, क्योंकि डीएनए हमारे बॉडी का मास्टर मॉलिक्यूल है। सही है। तो डीएनए के पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन है कि हमारे बॉडी का कौन सा प्रोटीन किस तरीके से बनाना है और कैसे बनाना है, उसके अंदर कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट होने वाले। सही है। इतनी बातें क्लियर है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि डीएनए का पूरा पार्ट कभी भी प्रोटीन सिंथेसिस में नहीं जाता। डीएनए का एक छोटा सा पार्ट ही आगे चल के प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। उस छोटे से पार्ट को हम लोग कहते हैं जीन। सही है। उस छोटे से पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो जीन की डेफिनेशन क्या हो गई, जीन इज अ पार्ट, ठीक है। जीन एक ऐसा पार्ट है जो आगे चल के कंप्लीट आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। सही है। मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोटीन डायरेक्ट सिंथेसाइज नहीं होता, प्रोटीन से पहले एक और मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम लोग आरएनए कहते हैं, और वो आरएनए किससे बनता है, इस डीएनए के मॉलिक्यूल से। सही है। मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था ना कि जैसे कोई एक कंपनी का मालिक है, तो कंपनी के मालिक को पता है कि उसके कंपनी में कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, किस किस तरीके से बनते हैं, लेकिन क्या वो कंपनी का मालिक खुद बनाएगा कोई भी चीज, खुद आके काम करेगा क्या, नहीं करेगा ना। वो कुछ वर्कर्स को अपॉइंट करेगा, कुछ लोगों को अपॉइंट करेगा जो उसके लिए वो काम करके देंगे। ऐसे ही हमारे बॉडी का मालिक कौन है, हमारा डीएनए है। सही है। ये कभी भी खुद डायरेक्ट प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, हालांकि इसके पास प्रोटीन बनाने की सारी इंफॉर्मेशन है, प्रोटीन कैसे बनानी है, कौन सा प्रोटीन बनाना है, सब इसको पता है, लेकिन ये कभी भी खुद डायरेक्ट प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करता। ठीक है। सबसे पहले ये एक दूसरा मॉलिक्यूल बनाएगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आरएनए। ठीक है। ये एक दूसरे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, जिस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, आरएनए। और ये आरएनए आगे चल के क्या बनाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाएगा। ठीक है। या आरएनए आगे चले क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, यानी प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। यहां तक क्लियर है। सही है। इस प्रोसेस को, इस कंप्लीट प्रोसेस को मैंने क्या बोला था, इस कंप्लीट प्रोसेस को या तो आप इनडायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस भी कह सकते हो, या फिर इसे ही आप सेंट्रल डोग्मा भी कह सकते हो। ठीक है। इस कंप्लीट प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा। क्लियर है। यहां तक बातें क्लियर है। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गई, क्योंकि मैं बहुत टाइम से आप लोगों को ये सब पढ़ा रहा हूं। सही है। तो डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना। कभी कभी ऐसा भी देखने के लिए मिलता है कि इस डीएनए से वापस डीएनए बन जाता है। सही है। इस डीएनए से वापस डीएनए बन जाता है। लेक्चर नंबर 3 में मैंने आप लोगों को समझाया था डीएनए रेप्लिकेशन। सही है। मतलब अगर डीएनए से वापस डीएनए बन गया, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन। यहां तक डाउट है, यहां तक कोई डाउट है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। सही है। इस कंप्लीट प्रोसेस को मैंने क्या बोला, सेंट्रल डोग्मा। सही है। अब ये जो कंप्लीट प्रोसेस है ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड है। जैसे सबसे पहले डीएनए का आरएनए हो बनेगा,
सही है, फिर इस आरएनए से आगे चल के प्रोटीन बनेगा। तो इन छोटे छोटे प्रोसेस को, इन छोटे छोटे स्टेप्स को क्या कहा जाता है? तो जो पहला स्टेप है दैट इज डीएनए से आरएनए बनाना, इस स्टेप को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। सही है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ कि हम लोग ने क्या सिंथेसिस किया? आरएनए का सिंथेसिस किया। किससे बनाया? दैट इज डीएनए से बनाया। सही है, तो ये हम लोग ने पढ़ लिया था ऑलरेडी 2 लेक्चर्स में कि अपना यूकैरियोट्स के अंदर कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है, ये सब हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। सही है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज आरएनए से आगे चल के क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। सही है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। तो ये 2 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहला क्या चलेगा? ट्रांसक्रिप्शन चलेगा। ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता था? डीएनए की एक चेन होती थी। सही है, डीएनए की एक चेन में एक होता था आपका स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन के आगे प्रमोटर लगा हुआ रहता था, स्ट्रक्चरल जीन के पीछे टर्मिनेटर लगा हुआ रहता था। सही है, फिर प्रमोटर में कौन जाता था? अपना आरएनए पॉलीमरेज जाता था। उसका पूरा नाम क्या था? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। सही है, वो घुसता था आपका प्रमोटर वाले रीजन पे। सही है, फिर वहां से वो स्टार्ट कर देता था किसका? आरएनए का सिंथेसिस। मैंने आप लोगों को बताया था ना। देखो मैं आप लोगों को वापस दिखा देता हूं एक बार। ये है अपना, मान लो ये अपना जीन है, दिस इज द जीन। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है दिस इज द स्ट्रक्चरल जीन। सही है, ये जो अपना पोर्शन है ये पूरा क्या है? स्ट्रक्चरल जीन है। अब इस स्ट्रक्चरल जीन के आगे ध्यान से सुनो, इस स्ट्रक्चरल जीन के आगे यहां पे एक छोटी सी सीक्वेंस प्रेजेंट होगी जहां से आपका आरएनए बनाना शुरू होगा। ठीक है, जहां पे आपके आरएनए की बनने की शुरुआत होगी। इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? प्रमोटर रीजन। सही है, इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? प्रमोटर रीजन, जहां से आपका शुरुआत होती है। कहां पे? मैंने आप लोगों को बताया था प्रमोटर रीजन कैसे पता चलता है। तो जिस भी एंड पे प्रमोटर रीजन होगा उसकी 3 एंड वाली जो जगह होगी, मतलब 3 एंड वाली जो स्टैंड होगी उसे हम लोग टेम्पलेट मान लेते थे। तो मान लो ये स्टैंड कुछ ऐसी है, इट इज अ 3 इधर 5 होगा। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा? 5 और इधर क्या हो जाएगा? 3 तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस भी एंड पे क्या लगा हुआ है? प्रमोटर लगा हुआ है, उसकी 3 वाली एंड क्या हो जाती है? टेम्पलेट हो जाती है। तो अगर ये 3 देखो यहाँ पे 3 लगा और यहाँ पे प्रमोटर है ना, इसका मतलब अपनी ये जो ऊपर वाली स्टैंड है ये क्या हो जाएगी? टेम्पलेट। सही है, अगर प्रमोटर इस प्रकार यहां पे लगा हुआ था, इस जगह पे लगा हुआ रहता, तो आपका टेम्पलेट कौन सा हो जाता? ये वाला हो जाता। समझ में आ रही बात? ठीक है, अच्छा मैंने शायद गड़बड़ कर दी, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। यहाँ पे देखो मैंने दोनों जगह सेम स्टैंड का नाम लिख दिया। 5 है, यहाँ 3 होगा ना, अपोजिट होगा। चलो कोई बात नहीं, इतना चलता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये वाली जो ऊपर वाली स्टैंड है ये क्या हो जाएगी? टेम्पलेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जहां पे भी प्रमोटर लगा होगा उसकी 3 एंड वाली स्टैंड को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रमोटर बोल देते हैं। और हमेशा उस स्ट्रक्चरल जीन के लास्ट में, मतलब यहां पे इस स्ट्रक्चरल जीन के इस साइड में एक और छोटा सा रीजन प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेटर। ठीक है, जिस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेटर। ठीक है, टर्मिनेटर मतलब क्या? ये वो जगह है, वो साइट है जहां पे आरएनए का प्रोसेस यानी आरएनए बनने का प्रोसेस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो एक जगह आपका स्टार्ट हुआ, एक जगह आपका खत्म हुआ, और किससे बनेगा आरएनए? आपके टेम्पलेट से बनेगा। इसको टेम्पलेट कहेंगे तो सामने वाली स्टैंड को हम लोग क्या कहेंगे? नॉन टेम्पलेट। सब याद आ रहा है? इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन टेम्पलेट कहेंगे। सही है, अगर ये नॉन टेम्पलेट है तो इसी को कोडिंग स्टैंड बोलते थे और इसी को सेंस स्टैंड बोलते थे। सही है, तो ये कोडिंग है तो ये नॉन कोडिंग हो जाता था, ये सेंस है तो ये एंटी सेंस हो जाता था। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ऐसे कुछ हम लोग ने नाम रखा था। और फिर इससे आगे चल के हम लोग ने आरएनए का फॉर्मेशन किया था। तो मान लो यहां से एक दूसरी स्टैंड बन जाती थी, इसको देख देख के ऊपर वाले स्टैंड को यहां पे, और यहां पे क्या लग जाते थे? अपने न्यूक्लियोटाइड लग गए। समझ में आ रही बात? तो ये जो नई स्टैंड बनी है दिस इज आरएनए। सही है, फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि यहां पे डायरेक्टली एमआरएनए का फॉर्मेशन नहीं होता। अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूं, यूकैरियोट्स मतलब क्या? हम जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है जिनके पास भी यूकैरियोटिक सेल है वो सारे के सारे यूकैरियोट्स के अंदर आ रहे हैं। सही है, तो अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूं, सही है, तो हमारे अंदर ये डायरेक्टली एमआरएनए नहीं बनेगा। ये जो स्टैंड है ये डायरेक्टली एमआरएनए नहीं बनती है। इसको हम लोग क्या बोलते थे? एचएनआरएनए। सही है, इसे हम लोग क्या बोलते थे? एचएनआरएनए। सही है, अब ये एचएनआरएनए के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की जाती थी। इसके अंदर सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था इसके ऊपर ऐसे कैप लगाई जाती थी सबसे पहले। सही है, फिर इस कैप के यहां पे लास्ट में क्या लगाई जाती थी? टेल लगाई जाती थी। सही है, तो सबसे पहला क्या प्रोसेस था? कैपिंग। दूसरा प्रोसेस क्या था? टेलिंग। और उसके बाद यहां पे कुछ
अनवांटेड रीजन थे, उन अनवांटेड रीजन को हम लोग क्या करते थे, काट काट के अलग कर देते थे। सही है, इस प्रोसेस को क्या कहते थे, स्प्लाइसिंग। मैंने आप लोग को पढ़ाया था ना, ठीक है, लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ाया था। सही है, तो जब आपका मान लो दिस इज योर HNRNA जो अभी मॉडिफाई हुआ है, सॉरी जो अभी बना है, और इसके यहां पे आगे क्या लगा हुआ है, एक यहां पे कैप लगी होगी। सही है, और लास्ट में यहां पे क्या लगा होगा, एक टेल लगी होगी। ठीक है, यहां पे क्या लगी होगी, एक टेल लगी होगी। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके बीच में, ठीक है, इस रीजन के बीच में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं आरएनए के जो आगे चल के प्रोटीन सिंथेसिस में काम करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो काम के नहीं होते। सही है, तो बीच बीच में ऐसे कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में काम नहीं आने वाले। सही है, इन्हें हम लोग क्या बोलते थे, दीज आर नोन एज इंट्रॉन्स। ये क्या थे, इंट्रॉन्स। सही है, और जो आपके हेल्पफुल पार्ट है, मतलब जिससे आगे चल के प्रोटीन बनने वाला है, ये वाले पार्ट है जो ब्लू कलर बना रहा हूं ना, दीज आर कॉल्ड एज एक्स्ट्रॉन। समझ में आ रही बात, ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते थे, एक्स्ट्रॉन बोलते थे। यहां तक समझ में आ गई बात, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, सिमिलरली इस इंट्रॉन को यहां से कट करते थे। ऐसे मान लो एक इंट्रॉन है, तो इसको ऐसे नीचे लेके जाते थे, इसको ऐसे जोड़ देते थे। समझ रहे हो, तो एक्स्ट्रॉन जुड़ गया और आपका इंट्रॉन यहां से रिमूव हो गया। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे, स्प्लाइसिंग। ठीक है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते थे, स्प्लाइसिंग। यहां तक क्लियर है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। उसके बाद स्प्लाइसिंग के बाद जो हमारा स्ट्रक्चर मिलता था, दैट इज दिस स्ट्रक्चर, इट इज द mRNA। अब आप इसको क्या कह सकते हो कि हाँ भैया हमने क्या बना दी है, mRNA बना दी है। और इस mRNA के आगे यहाँ पे एक कैप भी लगी रहेगी और यहाँ पे एक टेल भी लगी रहेगी। यहाँ तक चीज समझ में आ गई, ठीक है, कि यहाँ पे एक कैप भी लगी रहेगी और यहाँ पे एक टेल भी लगी रहेगी। और ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज mRNA। सही है, इस स्ट्रक्चर को मैंने क्या बोला, mRNA। क्लियर है, mRNA मतलब क्या, मैसेंजर RNA। अब ये जो इतना सारा तामझाम है, इतना सारा जो प्रोसेस है, ये सब कुछ कहां हुआ है, ये सब कुछ हुआ है आपके सेल के न्यूक्लियस के अंदर। सही है, आपका mRNA तक कहां फॉर्मेशन होता है बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये पूरी की प्रोसेस कहां तक चली है, कहां पे चली है, दैट इज न्यूक्लियस के अंदर चली है। ठीक है, कहां पे चली है, ये न्यूक्लियस के अंदर ये सारी की सारी प्रोसेस चली है। अब इसके बाद क्या होगा, अब ये जो mRNA है ना, अब ये न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा। ठीक है, अब ये जो mRNA है ये क्या होगा, यहां से न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा। सही है, और आगे चल के इसका फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रही बात, ठीक है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो अब ये जो mRNA है ये न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा और साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा। ठीक है, तो मान लो दिस इज योर सेल। इस सेल में यहां पे क्या प्रेजेंट है, आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सही है, तो अब यहां पे आपका mRNA यहां पे फॉर्म हो गया। अब ये जो mRNA है यहां से कहां निकल जाएगा, कहां ट्रेवल कर जाएगा, इस साइटोप्लाज्म में ट्रेवल कर जाएगा। ठीक है, कहां ट्रेवल कर जाएगा, इस साइटोप्लाज्म में ट्रेवल कर जाएगा। समझ में आ रही बात, मतलब अब आपका जो mRNA है वो कहां पहुंच गया है, साइटोप्लाज्म में पहुंच गया है। और अब वो रेडी है किसके लिए, दैट इज ट्रांसलेशन के लिए रेडी है। यहां तक समझ में आ गई बात, ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है, इट इज द ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन में क्या होना है बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है आपकी ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन में क्या होने वाला है, ट्रांसलेशन में सिंपली आपका जो आरएनए है उससे आगे चल के प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आपका जो आरएनए है उससे आगे चल के किसका फॉर्मेशन होने वाला है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होने वाला। तो देखो यहां पे अभी तक जो हम लोग को स्ट्रक्चर मिला है, दिस इज द स्ट्रक्चर जो अभी तक हम लोग ने मिला है। सही है, और इसके ऊपर यहां पे अभी भी देखो कैप तो अभी भी लगी हुई है, सही है, और टेल भी अभी भी लगी हुई है। सही है, दिस इज द mRNA और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। सही है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। यहां तक समझ में आई बात, ठीक है, यहां तक एकदम हर चीज क्लियर है। अब होगा क्या, जैसे ही ये स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में एंटर करता है, ठीक है, जैसे ही ये स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में एंटर करता है बच्चा, उसी समय यहां पे इसके नीचे एक राइबोसोम आके लग जाता है। ठीक है, इसके नीचे क्या आके लग जाता है, एक राइबोसोम, जो कि राइबोसोम का छोटा टुकड़ा होता है, ऐसे। ठीक है, अगर मैं तुम लोगों को राइबोसोम की बातें बताऊं, राइबोसोम के थोड़ा बारे में बताऊं, तो राइबोसोम 2 यूनिट का मॉलिक्यूल है। राइबोसोम जो है बच्चों वो 2 यूनिट का मॉलिक्यूल है। एक यूनिट जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, ऊपर वाला यूनिट थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर का होता है, नीचे वाला जो यूनिट है वो थोड़ा छोटा स्ट्रक्चर का होता है। समझ रहे हो, ठीक है, ये राइबोसोम का यूनिट 1 है, ये राइबोसोम का यूनिट 2 है। किससे बना हुआ है राइबोसोम, राइबोसोम बना है भैया आपके आरएनए मॉलिक्यूल से। ठीक है, किससे बना हुआ है, आपके आरएनए। कौन से आरएनए, आरएनए। ठीक है, कौन से आरएनए, आरएनए। थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं,
समझ रहे हो? ठीक है, आरएनए मॉलिक्यूल से बना हुआ है, साथ ही साथ इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, इनके अंदर कुछ कुछ क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। नहीं जानना हम लोग कौन सा प्रोटीन है, हम लोग को नहीं जानने की जरूरत है भाई कौन सा प्रोटीन है इसके अंदर, बस हम लोग को इतना पता होना चाहिए कि हाँ भैया इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आरआरएनए, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। सिमिलरली यहाँ पे भी आरआरएनए और यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, आपका प्रोटीन प्रेजेंट है। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ रही है, इतनी बातें समझ में आ रही है? ठीक है, तो आपका राइबोसोम किससे बना हुआ है, दो चीजों से बना हुआ है, एक है आरआरएनए, सही है, और एक है आपका प्रोटीन, सही है, एक है आपका आरआरएनए और एक है आपका प्रोटीन, इससे मिलकर आपके क्या बना हुआ है, राइबोसोम। राइबोसोम की दो यूनिट है, एक यूनिट ऊपर वाली, एक यूनिट नीचे वाली। यूकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो होता है बच्चों एटीएस राइबोसोम। ठीक है, एटीएस राइबोसोम याद होता है, समझ में आई बात? ठीक है, जो एस है वो स्वेडबर्ग्स यूनिट है, वो अभी हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, वो कभी और डिस्कस करेंगे, बट अभी इतना याद रखो, अभी इतना याद रखो। ठीक है, तो यहां पे होगा क्या, यहां पे जो छोटा यूनिट वाला राइबोसोम है, जो नीचे वाला छोटा वाला यूनिट था ना, वो आके यहां पे लग जाता है, सही है, यहां पे आके छोटा यूनिट वाला राइबोसोम लग जाता है, सही है। तो दिस इज योर एमआरएनए, एमआरएनए, ठीक है, एंड दिस इज द राइबोसोम। ठीक है, ये क्या है, आपका राइबोसोम है। यहां तक समझ में आ गई बात, सही है। अब होगा क्या, अब यहां पे ये जो कोडोन्स पड़े हैं, दिख रहा है आप लोग को, ये जो न्यूक्लियोटाइड पड़े हैं, इन न्यूक्लियोटाइड में इन न्यूक्लियोटाइड में कुछ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना, यहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ए यू जी सी टी, टी तो नहीं होगा, टी तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि डीएनए नहीं है ना, ए जी ए सी जी ए सी, ऐसे कुछ भी यहां पे क्या प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होंगे, सही है। अब इन न्यूक्लियोटाइड को बच्चों रीड किया जाएगा, ठीक है, इन न्यूक्लियोटाइड्स को रीड किया जाएगा और उनके अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड्स को लाया जाएगा, सही है। अब इन अमाइनो जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको रीड किया जाएगा और उनके अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड्स को यहां पर लाया जाएगा, समझ में आ रही बात? ठीक है, ये काम कौन करेगा, ये काम करता है टीआरएनए नामक मॉलिक्यूल। ठीक है, ये काम करता है टीआरएनए नामक मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, देखो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये वाला जो ये है 5' एंड ये है 3' सही है, ये वाला है 5' एंड ये वाला क्या है 3' एंड। क्लियर है? यहां तक समझ में आई बात? और आपका जो 5' एंड है इसके ऊपर क्या लगा रहता है, एक अमाइनो एसिड, मतलब ये एक अमाइनो एसिड लेकर घूमता है, सही है। कुछ नहीं है, आरएनए जैसा ही मॉलिक्यूल है, आरएनए जैसा ही मॉलिक्यूल है, बट ये खुद ही एक दूसरे के साथ कंप्रेस हो गया, मतलब समझ रहे हो, यहां पे कुछ सीक्वेंस प्रेजेंट होगी, उसके डायरेक्टली अपोजिट सीक्वेंस यहां पे प्रेजेंट है, तो खुद ही के साथ ये कंबाइन हो गया है, समझ रहे हो, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है। क्या है? दिस इज योर टीआरएनए, समझ में आ रही बात? ठीक है, दिस इज योर टीआरएनए। और हर टीआरएनए पे, ठीक है, हर टीआरएनए के पास यहां पे कुछ सीक्वेंस प्रेजेंट होंगी, सही है। और ये कितनी प्रेजेंट होती है? हमेशा 3 प्रेजेंट होती है। कितनी प्रेजेंट होती है बच्चों? 3 प्रेजेंट होती है। इन सीक्वेंस को बच्चों एंटीकोडोन कहा जाता है। ये जो सीक्वेंस है टीआरएनए पे प्रेजेंट है, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीकोडोन। सिमिलरली जो सीक्वेंस आपके एमआरएनए पे प्रेजेंट है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कोडोन। समझ रहे हो? तो यहां पे जो सीक्वेंस प्रेजेंट है इसे हम लोग क्या कहेंगे? कोडोन। और यहां पे जो सीक्वेंस प्रेजेंट है इसे हम लोग क्या कहेंगे? एंटीकोडोन। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब मान लो यहां पे प्रेजेंट है AUG, तो इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट क्या होगा? यहां पे U प्रेजेंट होगा, U की जगह A प्रेजेंट होगा, और G के सामने क्या प्रेजेंट है? मान लो C प्रेजेंट है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो ये वाला जो टीआरएनए है ये आके इन 3 न्यूक्लियोटाइड के ऊपर आ सकता है। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं? यहां वाला जो ये जो टीआरएनए है ये आकर इसके ऊपर बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। क्यों? क्योंकि देखो इस A का अपोजिट U रखा है वहां पे, सही है, U का अपोजिट A रखा है वहां पे, G का अपोजिट C रखा है वहां पे, सही है। तो ये वाला जो टीआरएनए है ये आके यहां पे अटैच हो सकता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये जो 3 कोडोन है, ये जो 3 कोडोन है जो आगे चल के आ गया, हाँ, जो आगे चल के क्या करेंगे? इस टीआरएनए के साथ बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे। ये जो 3 कोडोन है जो आगे चल के इसके साथ टीआरएनए के साथ बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे, इन कोडोन्स को हम लोग कहते हैं बच्चों ट्रिपलेट कोडोन। क्या कहते हैं? ट्रिपलेट कोडोन। समझ में आई बात? ट्रिपलेट मतलब क्यों? 3 कोडोन है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये जो 3 कोडोन आगे चल के इस टीआरएनए के साथ बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट कोडोन। और एक एक कोडोन को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मली कोडोन।
ये जो कोडोन आके अटैच हो जाते हैं इस एंटी कोडोन के साथ, ठीक है, ये जो कोडोन है ये आके अटैच हो जाते हैं ये एंटी कोडोन के साथ। तो मैं कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दूं, चलेगा? कुछ समझ लो, ये टीआरएनए है, मान लो ये क्या है आपका टीआरएनए है, और इस टीआरएनए के ऊपर एक आपका अमाइनो एसिड रखा हुआ है, ठीक है, इस टीआरएनए के ऊपर एक आपका क्या रखा हुआ है, अमाइनो एसिड रखा हुआ है, और ये आके इसके साथ क्या फॉर्म कर लिए हैं, बॉन्ड फॉर्म कर लिए। जैसे ही ये इसके ऊपर आके बॉन्ड फॉर्म करेंगे, दूसरा वाला राइबोसोम का यूनिट, देखो अभी तक एक ही यूनिट लगा था, अब दूसरा वाला यूनिट आके लग जाएगा, दूसरा वाला यूनिट कुछ ऐसे आके लग जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है, दूसरा वाला यूनिट आके इसके ऊपर ऐसे लग जाएगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं? सही है, यहां तक चीजें समझ में आ गई है। अब होगा क्या, देखो अब देखो क्या होगा, एकदम सिंपल है, ध्यान से देखो, सब समझ में आएगा। अब ये जो ट्रिपलेट कोडोन है, ठीक है, हर अलग अलग ट्रिपलेट कोडोन के लिए अलग अलग टीआरएनए आएगा, मानते हो कि नहीं? क्योंकि अलग अलग टीआरएनए के पास अलग अलग एंटी कोडोन प्रेजेंट होंगे ना, तभी तो आके इसके ऊपर ये बाइंडिंग करेगा, तभी तो इसके ऊपर आके ये बॉन्ड बनाएगा, सही है। तो अलग अलग टीआरएनए के लिए, सॉरी, अलग अलग कोडोन के लिए अलग अलग टीआरएनए प्रेजेंट होंगे कि नहीं, सही है, और हर अलग अलग टीआरएनए के ऊपर अपना एक अमाइनो एसिड होता है, ठीक है, हर अलग टीआरएनए के ऊपर अपना एक अमाइनो एसिड होता है। मान लो ये आपका जो एयूजी था, सही है, तो इस एयूजी को रीड किया गया, इस एयूजी को रीड किया गया और उसके अकॉर्डिंग टीआरएनए आके यहां पे लग गया, सही है, तो ये एक अमाइनो एसिड लेके आ गया, मान लो ये लेके आ गया मिथायोनिन, ठीक है, किसको लेकर आ गया, एक अमाइनो एसिड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथायोनिन, तो मिथायोनिन लेकर आ गया, सही है। फिर सिमिलरली अगला जो दूसरा वाला दूसरा कोई टीआरएनए आएगा, दूसरा कोई टीआरएनए आएगा, सही है, वो ये देखो, ये जो दूसरे ट्रिपलेट कोडोन है, मतलब ये कौन से, सी ए सी, इसका अपोजिट कहां प्रेजेंट होगा, इसके ऊपर प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा सकता है, सी का अपोजिट जी, ए का अपोजिट यू और सी का अपोजिट जी, सही है, तो ये आके यहां पे लग जाएगा, समझ रहे हो, ये वाला टीआरएनए आके यहां पे लग जाएगा, यहां पे लग जाएगा और इसके साथ बाइंडिंग कर लेगा, इसके साथ बाइंडिंग कर लेगा, सही है। और साथ साथ में इसके पास अपना एक अमाइनो एसिड होगा दूसरा, मान लो लाइसिन नाम का दूसरा अमाइनो एसिड है जो कहां पे लगा हुआ है, इसके ऊपर लगा हुआ है, समझ रहे हो। तो ऐसे आके इसके ऊपर ये क्या होने लगेगा, अटैच होने लगेगा, समझ रहे हो, ये आके इसके ऊपर अटैच होने लगेगा। अब एक साथ सब नहीं अटैच होते, बारी बारी से अटैचमेंट होती है, ठीक है, एक साथ सब आके अटैच नहीं होते, बारी बारी से बच्चों अटैचमेंट होती है, सही है। इसीलिए इस आपके जो ऊपर वाला राइबोसोम है ना, इसके अंदर 3 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसके अंदर टोटल 3 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं यहां पे, ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, सही है। जो सबसे पहला वाला कंपार्टमेंट है इसे ई कहते हैं, दूसरे वाले को पी कहते हैं और इसे हम लोग ए कहते हैं, समझ रहे हो, ठीक है, ई पी ए ऐसे याद रख लो, इसे ई कहते हैं, इसे पी कहते हैं और इसे ए कहते हैं, सही है। अब देखो क्या हुआ, ये वाला टीआरएनए आया, दिस इज टीआरएनए, दिस इज टीआरएनए, सही है, ये वाला टीआरएनए आया, ये अपना अमाइनो एसिड लेके आया, ठीक है, अपना अमाइनो एसिड लेके आया और यहां पे रख दिया। फिर दूसरा अगला जो सीक्वेंस होगा, उस अगले सीक्वेंस के हिसाब से दूसरा टीआरएनए आया, वो अपना अमाइनो एसिड लेकर आ गया, सही है। अब यहां पे राइबोसोम का काम क्या है, राइबोसोम का काम है बच्चों इन दोनों अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड फॉर्म करना, सही है। राइबोसोम क्या करेगा, सबसे पहले इसका बॉन्ड तोड़ेगा, सही है, इसका बॉन्ड तोड़ेगा और यहां से इसके और इसके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म कर देगा, ठीक है, किसके, अमाइनो एसिड यानी मिथायोनिन और लाइसिन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, इसके बीच में क्या हो जाएगी, एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे ही इसका बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपका इधर चले जाएगा, इमेजिन करो, ये वाला कहां चले जाएगा, इधर चले जाएगा, आपका ये वाला जो पोर्शन है वो पी में आ जाएगा और यहां से दूसरा अमाइनो एसिड घूमते घूमते आएगा जिसका अगला ये सीक्वेंस होगा, समझ रहे हो, यहां तक समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या होगा, सिंपल सा है, ये जो टीआरएनए है, दिस टीआरएनए, ये उठ के कहां चला जाएगा, इस साइड चला गया, सही है। इसने अपना जो ये था अमाइनो एसिड था वो खो दिया, सही है। सिमिलरली ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये उठ के कहां चला गया, इधर आ गया, सही है। इसका और इसके बीच का बॉन्ड टूट गया, इसका और इसके बीच का बॉन्ड टूट गया, चलो इसको ऐसे नहीं दिखाते, ऐसे दिखाते, ऐसे, चलो। और अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये इधर फॉर्म हो गया, इधर आ गए और इसके बीच में क्या है, बॉन्ड है, समझ रहे हो, ठीक है। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये इसको लेके ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये, अरे गायब हो गया, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये उठ के कहां जाएगा, इस साइड आ जाएगा, सही है। ये वाला स्ट्रक्चर है पूरा उठ के कहां जाएगा, इस साइड आ जाएगा और यहां पे कोई दूसरा टीआरएनए को ढूंढा जाएगा। मान लो एक दूसरा टीआरएनए आया, दिस इज अनदर टीआरएनए जिसके पास
इसके एंटी कोडोन प्रेजेंट है। यहां पे क्या है GAC, तो यहां पे क्या प्रेजेंट होगा, यहां पे क्या प्रेजेंट होगा CU और C का क्या हो जाएगा G, सही है, कुछ ऐसा प्रेजेंट होगा, सही है। तो अब ये उठ और इसके पास क्या होगा, खुद का एक अमाइनो एसिड होगा, मान लो कोई भी सीरीन है मान लो, सही है, तो इसके पास खुद का एक अमाइनो एसिड होगा जो इसके साथ बॉन्ड होगा, सही है। अब क्या होगा, सिंपल सा, ये उठेगा और आके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, इन तीनों के साथ बॉन्ड बना लेगा, इन तीनों के साथ बॉन्ड बना लेगा, कहां गया भाई, देख रहे हो, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, सही है। जैसे ही इस तीनों का बॉन्ड बना, यहां पे ये अपना अमाइनो एसिड लेके आया और आपका राइबोसोम क्या करेगा, इसका बॉन्ड कट करेगा, इसका बॉन्ड इससे कट करेगा और इसका बॉन्ड इसके साथ जोड़ देगा, इसके साथ ऊपर वाले के साथ, समझ रहे हो, ठीक है, इसका बॉन्ड इसके साथ जोड़ देगा, समझ रहे हो। तो अमाइनो एसिड देख रहे हो, एक बॉन्ड में जुड़ते जा रहा है, एक बॉन्ड में जुड़ते जा रहा है, सही है। अब जैसे ही आगे वाली सीक्वेंस रीड करनी होगी, मान लो यहाँ पे आगे कोई भी सीक्वेंस है, तो आपका ये जो राइबोसोम है ना, ये आगे जंप कर जाएगा, सही है, आपका जो राइबोसोम है ये आगे जंप कर जाएगा। जैसे आपका राइबोसोम आगे जंप किया, ठीक है, जैसे आपका राइबोसोम आगे जंप किया, ये वाला जो टीआरएनए था ये यहां से रिमूव हो गया, ये वाला जो टीआरएनए था ये इस वाले में चला गया, ये वाला जो टीआरएनए था ये पी वाले रीजन में आ गया और यहां से ए रीजन वापस खाली हो गया, मतलब अब यहां पे दूसरा आएगा, समझ रहे हो, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो ऐसे करके यहां पे जो अमाइनो एसिड्स है ना, इनके बीच में चेन फॉर्म होना शुरू हो जाता है बच्चों, ठीक है। ये जो अमाइनो एसिड्स है इनके बीच में नए नए टीआरएनए की वजह से यहां पे चेन फॉर्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है, चेन फॉर्म होना शुरू हो जाता है, समझ रहे बात, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये जो सबसे पहला कोड था, सबसे पहला ट्रिपलेट कोडोन था जिसने स्टार्ट किया, जिसने प्रोसेस को इनिशिएट किया, इस चीज को, इस कोड को हम लोग कहते हैं बच्चों इनिशिएटिंग कोडोन, ठीक है। जो ये जो कोड था जिसने कोडिंग स्टार्ट किया, मतलब आपका प्रोटीन फॉर्मेशन स्टार्ट किया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशिएटिंग कोडोन। आपका AUG इज द इनिशिएटिंग कोडोन। हमेशा याद रखना, आपके बॉडी में या इस दुनिया में किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कोई भी प्रोटीन बनेगा ना, कोई भी, ठीक है, सारे प्रोटीन का जो इनिशिएटिंग कोडोन होगा, जो सबसे पहले 3 कोडोन होंगे ना, वो हमेशा AUG ही होंगे, हमेशा, ठीक है, हमेशा AUG ही होंगे। और AUG हमेशा मिथायोनिन के लिए कोड करेंगे, मतलब इस दुनिया में जितने भी प्रोटीन है, सबका पहला अमाइनो एसिड क्या होगा, हमेशा मिथायोनिन। क्लियर है, ठीक है, सबका पहला अमाइनो एसिड क्या होगा, हमेशा मिथायोनिन। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। और ऐसे करते 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 क्या बन जाएगा, एक चेन बन जाएगा, सही है। और हमेशा हम लोग को पता है ना कि अमाइनो एसिड की चेन को ही क्या कहा जाता है, प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। अमाइनो एसिड की चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। ये यहां तक समझा, सही है। और आप लोग ने एक और चीज नोटिस किया कि आपका ये जो राइबोसोम है, ये एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, ट्रांसलोकेट हो रहा है। दैट्स व्हाई ये जो ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस है ना इस अमाइनो एसिड की, इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों ट्रांसलोकेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। सो आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी, सही है। ट्रांसलोकेशन क्या है, और यहां से आगे चल के जो आरएनए बन गया इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी, ये जो आगे चल के प्रोटीन बन गया इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, सही है। अच्छा, लास्ट में यहां पे एक कोडोन प्रेजेंट होगा जिसे हम लोग कहते हैं UAA। मान लो यहां पे एक लास्ट अपना कोडोन है, दैट इज UAA, सही है। अब इसको मिटा देते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब आपका ये जो राइबोसोम है, ये यहां से बनाते प्रोटीन बनाते ये पूरा प्रोसेस करते करते कहां पहुंचा, यहां तक पहुंचा, ये लास्ट वाले तक पहुंच गया। मान लो ये आपका राइबोसोम है, दिस इज योर राइबोसोम, और ये कहां पहुंच गया है, इस साइड पहुंच गया, मतलब आपके लास्ट वाले जगह पे पहुंच गए, सही है। और यहाँ पे 3 रीजन है वापस, सही है। यहाँ पे एक रीजन का अमाइनो एसिड होगा, टीआरएनए होगा, यहाँ पे एक टीआरएनए होगा और इससे ज्वाइंट ऐसे बड़ी सी चेन होगी, समझ रहे हो, दिस इज द टीआरएनए। अब लास्ट का जो आपका चेन है, जो लास्ट का आपका कोडोन है, सही है, इसे हम लोग कहते हैं बच्चों टर्मिनल कोडोन, ठीक है, या फिर टर्मिनेशन कोडोन, जहां से आपका प्रोटीन का सिंथेसिस बंद हो जाएगा, सही है। तो ये जो लास्ट का कोडोन होता है ना, इसके लिए कोई अमाइनो एसिड ही नहीं है हमारे पास, समझ रहे हो, मतलब इसके लिए कोई टीआरएनए आएगा ही नहीं। तो अब कोई टीआरएनए आएगा ही नहीं, अगर कोई टीआरएनए आएगा ही नहीं तो सिंपल सा आपका जो राइबोसोम है वो क्या करेगा, इसको यहां से कट करेगा। अब कोई जोड़ने के लिए है ही नहीं, क्योंकि कोई टीआरएनए आया ही नहीं ना, तो ये चेन यहां से रिलीज हो जाएगी और ये चेन क्या कहलाएगी, प्रोटीन। देख रहे हो, ये वाली जो चेन यहां से रिलीज हो जाएगी और ये जो चेन है ये क्या कहलाएगी बच्चों, प्रोटीन। समझ में आएगी बात, ठीक है। तो ये आपका इनिशिएटिंग कोडोन और ये आपका क्या है, टर्मिनेटिंग कोडोन, समझ रहे हो। हमेशा ऐसे 3 कोडोन होते हैं, UAA, मेरे को याद नहीं आ रहा है, UAA, UAG आई गेस, ऐसे 3 कोडोन होते हैं जो टर्मिनेटिंग, UAA फिक्स है, ये होता है टर्मिनेटिंग कोडोन। और आपका स्टार्टिंग कोडोन हमेशा क्या होता है, AUG,
फिक्स है, फिक्स है, ठीक है, कुछ नहीं हो सकता। दुनिया में जितने भी प्रोटीन है सब में AUG ही, जो सबसे सारे अमाइनो एसिड है, जितने भी RNA है सबके अंदर AUG ही इसका क्या है, दैट इज फिक्स अमाइनो एसिड, पहला स्टार्टिंग कोडोन है। यहां तक समझ में आया? इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। सही है, इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर है। सही है, तो समझ आ गया प्रोटीन कैसे बनता है। एक और चीज बता दूं आप लोग को कि ये जो इसके बीच में बॉन्ड बन रहा है, ये जो अलग अलग अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड बन रहा है, दिस बॉन्ड इज अ पेप्टाइड बॉन्ड। ये बॉन्ड क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड, समझ रहे हो? दिस बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। यहां तक क्लियर है? सही है। अब आप लोग को एक क्वेश्चन आएगा कि यार इतने जो अमाइनो एसिड्स है, जैसे AUG है तो ये मिथायोनिन के लिए कोड करेगा, AGC है मान लो कोई दूसरा, ये लाइसिन के लिए कोड करेगा। ये हम लोग को कैसे पता चला भाई? ठीक है, ये कैसे पता चला कि यार ये जो अमाइनो एसिड है ये इसी के लिए कोड करेगा। सही है। अच्छा, आप लोग को ट्रांसलेशन का मतलब समझा ना? ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है, नॉर्मल ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है? आप लोग गूगल पे सर्च करते हो, गूगल ट्रांसलेटर क्या करता है, वो एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हम लोग ने भी तो कुछ वही किया। हम लोग ने न्यूक्लियोटाइड की लैंग्वेज को, यानी कोड की लैंग्वेज को कन्वर्ट कर दिया अमाइनो एसिड की भाषा में, इसीलिए इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को समझा? और ट्रांसलोकेशन समझा? आपका जो RNA, आपका जो राइबोसोम है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलोकेट हो रहा है क्योंकि इसको आगे आगे बढ़ते जाना है। सही है, इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। सही है। तो अब मैं पूछ रहा था कि आपका जो AUG है ये मिथायोनिन के लिए क्यों कोड करेगा? सही, कैसे हमको पता चला? तो इसके लिए एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, ठीक है, इंडियन ओरिजिन के एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे। इन्होंने दुनिया में जितने भी कोडोन है वो कौन से अमाइनो एसिड के लिए कोड करेंगे ना, उसके ऊपर एक चार्ट बना दिया और हमको बता दिया कि भैया ये लो, ये अमाइनो एसिड है तो इसका कोडोन ये होगा, ये अमाइनो एसिड है तो इसका कोडोन ये होगा, ये फिक्स हो गया। ठीक है, उन्होंने ये बता दिया। उनका नाम क्या था? सर हरगोविंद खुराना। ठीक है, और उन्होंने उनका जेनेटिक कोड दिया। दिस इज द जेनेटिक कोड। ठीक है, दिस इज द जेनेटिक कोड गिवन बाय सर हरगोविंद खुराना। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट, इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट थे। अब मैं इंडियन ओरिजिन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इनका बर्थ इंडिया में हुआ था, बट इन्होंने अपनी पूरी स्टडीज, अपना पूरा रिसर्च अमेरिका में किया था। तो कंट्री, एज अ कंट्री नाम अमेरिका का ही हुआ कि यार अमेरिका ने डिस्कवर किया है। बट साइंटिस्ट कौन थे? डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जो कि इंडियन ओरिजिन के थे, और इसलिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था इस चीज के लिए। सही है। तो इन्होंने कुछ ये चार्ट हम लोग को दिया था, और इस चार्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला था कि यार देखो, जो भी कोडोन मैंने लिख के दिया है वो इसी मिथायोनिन के लिए या फिर इसी अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा हमेशा। देखो, ठीक है, और इसको पढ़ने का तरीका क्या है? देखो, यहां पे तीन चीजें हैं। एक है UCAG, देख रहे हो? यहां पे भी लिखा है UCAG, और यहां पे भी लिखा है, देखो UCAG UCAG दिखा है? यहां पे लिखा हुआ है फर्स्ट लेटर, यहां पे लिखा हुआ है सेकंड लेटर, और यहां पे क्या लिखा हुआ है? थर्ड लेटर। अब मान लो आपको देखना है कि सर मुझे बताओ, जैसे अभी आपने बोला AUG आगे चल के मिथायोनिन के लिए कोड करता है, तो मुझे बताओ कि सर इस टेबल से मैं कैसे पता कर सकता हूं कि ये मिथायोनिन के लिए कोड करता है? देखो सिंपल है, फर्स्ट लेटर क्या है आपका? A, तो फर्स्ट लेटर वाले सेक्शन में ढूंढ लो आपका किधर है A। सही है। फिर सेकंड लेटर क्या है आपका? U, तो सेकंड लेटर वाला सेक्शन ये है, इसमें अपना देख लो कहां है U, दिस इज U। फिर थर्ड लेटर क्या है आपका? G, तो थर्ड लेटर वाले सेक्शन में ढूंढ लो G कहां पे, दिस इज योर G। सही है, समझ रहे हो? लेकिन आपको देखो इस सेक्शन में ढूंढना है, वहां से G नहीं ढूंढना है, आपका A यहां पे है ना, तो ये कॉमन बॉक्स हो गया, और आपका G यहां पे देखना है, तो यहां पे G कहां है? यहां वाला, मतलब दिस इज योर AUG। मिल गया AUG, और AUG किसके लिए कोड करता है बच्चों? देखो, मिथायोनिन के लिए। दिख रहा है? दिख रहा है? ऐसे ही आप कोई भी आपके अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हो। जैसा मैंने अभी आप लोगों को बोला कि UAA किसी के लिए भी कोड नहीं करता। ठीक है, UAA के लिए कोई अमाइनो एसिड नहीं है। कैसे पता चलेगा? देखो ढूंढो, U, पहला लेटर आपका क्या है? U, पहला लेटर में U मिल गया। फिर दूसरा लेटर A है, दूसरा लेटर में A मिल गया, मतलब आपका कॉमन बॉक्स को क्या हो गया? ये मतलब ये वाला आपका कॉमन बॉक्स हो गया। सही है? नहीं, सॉरी, ये नहीं है, ये वाला आपका कॉमन बॉक्स हो गया। ठीक है, ये वाला आपका कॉमन बॉक्स हो गया। सही है, तो आपका U मिल गया, आपको A मिल गया। अब आपको इसी बॉक्स के सामने क्या देखना है? A, वापस A देखो, यहां पे देखो A, यानी UAA, नहीं ये है UAA, दिख रहा है? UAA इज अ स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन मतलब क्या? जिसके लिए कोई कोड नहीं करता, जो कि एक टर्मिनेशन कोडोन है, स्टॉप कोडोन है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से आप इस चार्ट को पढ़ सकते हो। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी आपके पास ट्रिपलेट कोडोन होगा, उसका फर्स्ट लेटर यहां से देखो, सेकंड लेटर यहां से देखो, और थर्ड लेटर यहां से देखो, उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा कि कौन सा अमाइनो एसिड कौन सा कोडोन के लिए कोड करता है। ठीक है, कौन से
कोड, कौन से अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं, ठीक है। और ये यूनिवर्सल है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर सेम चीज, सेम फिनोमिना होगी, सही है। अब कुछ कैरेक्टर्स मुझे आप लोगों को बताने, देखो कुछ कैरेक्टर्स, एक और चीज समझ लो, चलो बाद में बताता हूं, यहां पे देख लो, कैरेक्टर के टाइम पे बताता हूं। कुछ कैरेक्टर्स थोड़े से पता होने चाहिए आप लोग को, यहां देखो ध्यान से। सबसे पहला क्या है, जेनेटिक कोड इज ए ट्रिपलेट कोडोन, ठीक है। हमेशा ये चीज याद रखना कि जेनेटिक कोड हमेशा ट्रिपलेट कोडोन में ही पाया जाता है, जैसे AUG, UAA, सही है, UGA, हमेशा जितने भी जेनेटिक कोड है वो हमेशा ट्रिपलेट कोडोन में ही पाए जाते हैं। फिर दूसरा क्या है, जेनेटिक कोड हैज अ डिस्टिंक्ट पोलैरिटी, ठीक है। जेनेटिक कोड की एक डिस्टिंक्ट पोलैरिटी होती है, क्योंकि हम लोग जेनेटिक कोड को सिर्फ 5 प्राइम से 3 प्राइम यानी 5 डैश से 3 डैश वाले रीजन में ही रीड करते हैं, 5 प्राइम से 3 प्राइम वाले रीजन में ही रीड करते हैं, यहां तक समझा। फिर नेक्स्ट क्या है, इट डज नॉट ओवरलैप, ये कभी भी ओवरलैप नहीं होता। ऐसा नहीं कि यार पहले UAA UAG ऐसा है तो हम लोग ने इस 3 को रीड किया, डी क्यों लिख दिया मैं, ए है, मान लो इस 3 को रीड किया, फिर वापस इसको रीड कर दूंगा, इसको 2 बार रीड नहीं किया जाएगा, समझ रहे हो, ओवरलैप कभी भी नहीं होगा, यहां तक समझा। इट इज कॉमा लेस, कभी भी आप इसमें ऐसा कॉमा मत डाल के लिखना, AUA ऐसा मत लिखना, वरना आप 0 मार्क्स लेके आ जाओगे, सही है, ये मत लेके आना। उसके बाद इट हैज अ डीजेनरेसी एंड एंटी एम्बिग्स कोड, ठीक है। क्या देखो डीजेनरेसी क्या होता है और एंटी एम्बिग्स कोड क्या होता है। देखो एक बात हमेशा याद रखो कि जो अमाइनो एसिड है, ठीक है, एक अमाइनो एसिड मान लो प्रेजेंट है, अमाइनो एसिड मिथायोनिन, तो इसका एक कोड है हम लोग को पता है AUG, पर ऐसा नहीं है कि इस अमाइनो एसिड का और कोई कोड नहीं हो सकता, मान लो कोई दूसरा कोड भी हो सकता है, जैसे इसमें देखो AUG तो हम लोग को मिथायोनिन का मिल गया था ना, यहां पे देखो, पर और भी कहीं हो सकता है मिथायोनिन, नहीं है, चलो मिथायोनिन नहीं है, लेकिन दूसरा कोई अमाइनो एसिड देखो जैसे ये ल्यूसीन, ठीक है, ल्यूसीन के लिए देखो 2 कोड है, यहां पे देखो, यहां पे ल्यूसीन के लिए 4 कोड है, देख रहे हो, समझ में आ रही बात, ठीक है। ऐसे ही आप लोग इसके लिए देखो, सेरोनिन के लिए देखो, सेरोनिन के लिए 4 कोड है, तो ऐसा नहीं है हमेशा कि एक कोड सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड देगा, सही है, क्योंकि देखो अमाइनो एसिड लिमिटेड है भैया, 20 अमाइनो एसिड है, लेकिन कोड कितने भी हो सकते हैं ना भैया, 3 का सीक्वेंस बनाते रहो, कितने बार भी आप पॉसिबिलिटी बना सकते हो, सही है। तो हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका एक कोड सिर्फ एक अमाइनो एसिड को देगा, समझे। जैसे अभी मैंने आप लोगों को सीरीन का एग्जांपल दिया ना, तो सीरीन टोटल 6 से 7 कोड से क्या करता है, रिजेंबल करता है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं बच्चों डीजेनरेसी। लेकिन अगर मैं नॉन एम्बेश की बात करूं तो नॉन एम्बेश मतलब क्या, कि अगर आपका एक कोड है तो वो इस अमाइनो एसिड के लिए फिक्स है, समझो मैंने क्या बोला, सॉरी थोड़ी सी तबीयत खराब है। देखो ध्यान से देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एक अमाइनो एसिड 2 कोडोन के लिए कोड कर सकता है, एक अमाइनो एसिड 2 कोडोन के लिए कोड कर सकता है, मतलब एक अमाइनो एसिड के अलग अलग ट्रिपलेट कोडोन हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं ट्रिपलेट कोडोन की बात करूं, अगर मैं इस ट्रिपलेट कोडोन की बात करूं तो इसका सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड होगा बच्चों, एक ट्रिपलेट कोडोन कभी भी 2 अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करेगा, समझ लो क्या बोला मैंने। अमाइनो एसिड के अलग अलग कोड हो सकते हैं, लेकिन कोड का सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड होगा, समझ में आई मैंने क्या बोला, इसी को हम लोग कहते हैं नॉन एम्बिशियस। उसके बाद इट इज यूनिवर्सल, जो मैंने अभी आप लोग को बताया कि दुनिया में कहीं भी चले जाओ, चाहे आप छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म में चले जाओ, बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म में चले जाओ, ये जो चार्ट है ये कभी भी फेल नहीं होगा। हर ऑर्गेनिज्म में जो AUG है वो मिथायोनिन के लिए ही कोड करेगा, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म में जो CAA वो गैलेनिन के लिए ही कोड करेगा, चाहे कुछ भी कर लो, समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन, जो मैंने अभी आप लोग को बताया कि हमेशा एक इनिशिएशन कोडोन होगा, इनिशिएशन कोडोन फिक्स है भैया, AUG फिक्स है, ठीक है, और टर्मिनेशन कोडोन भी फिक्स है, 3 होते हैं वैसे, मैंने आप लोगों को UAA का एक एग्जांपल दिया। उसके बाद कोडोन और एंटी कोडोन, कोडोन मतलब क्या, जो mRNA के ऊपर प्रेजेंट है कोड, दीज आर द कोडोन, जो tRNA के ऊपर प्रेजेंट है, जो tRNA के ऊपर प्रेजेंट है, दीज आर द एंटी कोडोन। समझा, क्लियर है, समझ में आ गया। सो आई होप आप लोग को ट्रांसलेशन पूरा का पूरा समझ में आ गया, ठीक है। सो आई होप आप लोग को मजा आया होगा ये सब पढ़ने में, सही है। अगर आपको मजा आया तो लेक्चर वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर देना आगे आने वाली वीडियोस के लिए, सही है। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।